नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार से संबंधित नहीं है। ये एक हालिया घटना है जिसने कानपुर में बैंक के लॉकर्स में गहने रखने वालों के भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। कानपुर शहर के बीच में एक थाना है, फील खाना। फील खाना में कराची खाना बाजार है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है। कराची खाना ब्रांच ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थाना है फील खाना। 14 मार्च 2022 को बैंक की एक उपभोक्ता, लॉकर जिनके पास था, लॉकर ऑपरेट करती थी अपना बैंक में, वो बैंक में पहुंची। उन्होंने अपना लॉकर खोला। उनके लॉकर से उनके रखे हुए सारे जेवरात, कागज और कुछ करेंसी गायब थी। उन्होंने मैनेजर के पास जाकर उनको पूरी बात बताई। मैनेजर आए, लॉकर ऑपरेटर आया और जो कस्टोडियन होते हैं वो भी आए। सबने देखा कि इनका बैंक, इनका लॉकर वो खुला हो, वो खाली है, ताला अपनी तरह से बंद है। जैसे आर्गुमेंट करने की आदत होती है बैंक वालों की कि अब पता नहीं आपने इसमें क्या रखा था, कब निकाला था, अब मैं चेक करूंगा एंट्री पॉइंट पर आप कब लास्ट टाइम आप आई थी, रजिस्टर से देखूंगा, जाते समय आप क्या लेकर गई थी। बहरहाल कहने का आशय कि उनको ही घेरे में खड़ा करने लगे बैंक मैनेजर। लेकिन वो तो लूटी पीटी थी, परेशान थी, उन्होंने हल्ला मचाया। अगले दिन अखबारों में भी आ गया कि फला महिला के बैंक लॉकर से उनके जेवरात गायब हो गए। यह खबर पढ़कर और भी लोग अपना अपना लॉकर चेक करने आए। दूसरे कस्टमर्स भी जब पहुंचे तो धीरे धीरे करके 3-4 दिनों में 9 ऐसे कस्टमर हुए जिनके लॉकर से सब कुछ गायब था। जो कुछ भी उन्होंने रखा था वो सभी कुछ गायब था। सभी लुटे पिटे लोग पहुंचे बैंक मैनेजर के पास। सबने अपनी अपनी एप्लीकेशन दी। जो सामान रखा था वो बैंक में आप जब जाते होंगे या ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंट करते हैं तो आप जानते हैं वो किस किस तरह के सवाल करते हैं। कब आए थे, लास्ट विजिट कब हुई थी, साथ में कौन आया था, ऑपरेटर कौन मिला था, फुटेज में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह की बातें। सबने अपने अपने गहनों की सूची, जो वो बता सकते थे, जो नहीं बता सकते थे वो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी सारे लोगों की जो लुटी पिटी रकम थी वो करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की थी। अखबारों में हल्ला शुरू हुआ। ब्रांच मैनेजर को जब एक साथ लोगों ने घेरा, उनके साथ पत्रकार भी जाने लगे, लोकल लोग भी जाने लगे। बैंक चूंकि बहुत पुराना है, बीच शहर में है, घनी आबादी वाले क्षेत्र में है। लोगों ने जब पूछताछ शुरू की, प्रभावशाली लोगों ने भी पूछताछ शुरू की, तो बैंक मैनेजर ये कहने लगा, साहब अनऑपरेटेड लॉकर्स को तोड़ने की एक कार्रवाई दिसंबर में हुई थी। यह कार्रवाई आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार हुई थी। उसी समय कुछ बैंक लॉकर तोड़कर जो अनऑपरेटेड यानी सालों साल से जिनको कोई जिन्होंने जो लॉकर्स ऑपरेट नहीं किए गए थे और उनका किराया भी नहीं मिल रहा था बैंक को, तो उसके लिए जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक उसने ऐसा बताया कि कुछ लॉकर्स तोड़े गए थे जिनका सामान सरकारी खजाने में जमा करा दिया गया था।
ऐसा लगता है कि उसी समय कुछ गड़बड़ हुई होगी। हम सब लोगों से बात कर लेते हैं, सामान कोई कहीं नहीं ले गया है, अगर इधर उधर हुआ होगा तो मिल जाएगा। थोड़ा सा शांति हुई उन लोगों को जिनके लॉकर से गहने गायब थे। कई दिनों चक्कर लगाने के बाद हर बार इसी तरह की टालमटोल उनका बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर बल्कि राम प्रसाद उनका नाम था, और जो ऑपरेट करने के लिए जो लॉकर के कस्टोडियन होते हैं, लॉकर इंचार्ज जिन्हें कहते हैं, वो इसी तरह के किस्से कहानी उनको बताता रहा। हफ्तों बीतने के बाद इन लुटे पिटे लोगों ने कहा कि साहब अब हमें पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। हम ये सोच रहे थे कि हमने आपको कंप्लेन दे दी है, चूंकि ये आपका इंटरनल मामला है, बिना आपकी अनुमति के हम लोग भी कभी लॉकर में नहीं जा सकते। तो कौन कौन लॉकर में गया होगा और क्या क्या हुआ होगा ये पता करना आपका काम था, लेकिन आप हमें हर बार किस्सा कहानी सुना देते हैं। अब हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, और बड़ा नेचुरल है, जब हम एफआईआर कराएंगे तो वो आपके ही अगेंस्ट होगी, क्योंकि आप ही बैंक की समस्त एक्टिविटी के कस्टोडियन हैं। बहरहाल वो फिर अपनी वही बात कि नहीं नहीं 2 दिन और रुक जाइए और 4 दिन और रुक जाइए, लेकिन लोगों के सब्र का बांध टूट रहा था। वो एफआईआर कराने के लिए उन्होंने थानों पर अप्रोच की, फीलखाना थाने पर। जिन लोगों के सामान लॉकर से गायब हुए थे, पहली महिला मंजू भट्टाचार्य जिन्होंने ये बात बताई थी, उसके अलावा सीता गुप्ता, शकुंतला देवी, पंकज गुप्ता, वैभव माहेश्वरी, निर्मला और मीना यादव, इसके अलावा 2 लोग और थे। कुछ ग्राहकों ने थाने पर यह भी बताया कि जब उन्होंने अपने लॉकर को खोलने की कोशिश की तो उसकी चाबी काम नहीं कर रही थी। इन्हीं 8-9 लोगों ने जिनके लॉकर से जेवर गायब हुए थे कि वो चाबी काम नहीं कर रही थी, इसलिए बैंक के नियमों के अनुसार एक्सपर्ट को बुलाकर वो चाबी हम लोगों ने खुलवाई, लॉकर खुलवाया और देखा कि हमारे सारे गहने उसमें से गायब हैं। कानपुर के डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार ने 4 अप्रैल 2022 को ये बताया एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रेस वालों को, जो अखबार में छपा था, कि अब तक हमने 3 एफआईआर कर ली है और विवेचना के लिए डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल, डीसीपी क्राइम कानपुर कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट, उनके नेतृत्व में कमिश्नर पुलिस कानपुर ने एक टीम का गठन किया है और वो बैंक में लॉकर्स के ऑपरेशन से संबंधित अलग अलग यानी विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। पहले उनकी टीम ने प्रोसीजर को समझने की कोशिश की है और फिर उसमें कहां कहां लूप होल थे और किस लूप होल का फायदा उठाकर बैंक के लॉकर से ये गहने गायब हुए हैं। प्रमोद ने यह बताया कि लॉकर्स के जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसको देखा गया, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं या उस पीरियड में कौन लोग इन्वॉल्व थे, इनकी सूची बनाई जा रही है। लॉकर्स के ऑपरेशन की रिकॉर्ड कीपिंग कहां कहां होती है और ये रिकॉर्ड कीपिंग का दस्तावेज किसकी कस्टडी में रहता है। तीसरा उन्होंने बताया कि लॉकर की चाबियां किसके किसके पास होती हैं। एज ए लेमैन जो मैं जानता हूं कि अगर हमारे पास लॉकर की एक चाबी है तो जो लॉकर का कस्टोडियन होगा, लॉकर इंचार्ज होगा, दूसरी चाबी वो निकलवाएगा, दोनों चाबियों के कॉम्बिनेशन से ही वो लॉकर खोला जा सकता है। इसका और कोई तीसरा तरीका कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। डीसीपी ने यही ब्रीफ किया प्रेस को कि किसके किसके पास चाबियां होती हैं और कौन इसका कस्टोडियन होता है, किस चाबी में, किस ताले में या किस लॉकर में ये चाबियां रखी जाती हैं। बैंक का जो भी कर्मचारी यानी लॉकर इंचार्ज इन चाबियों को रखता है, उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस आरबीआई के हिसाब से क्या हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति की निजता,
और उसकी अपनी सुरक्षा और अपनी व्यक्तिगत सिक्रेसी। कोई नहीं चाहता कि हम क्या लॉकर में ले जाके रख रहे हैं या क्या निकाल रहे हैं कोई दूसरा जाने। आप समझ सकते हैं, कई कारण होते हैं, सुरक्षा का कारण भी उसमें एक मुख्य है। इसीलिए लॉकर्स रूम के भीतर सीसीटीवी ऑपरेट नहीं, सामान्य रूप से नहीं लगाए जाते। हालांकि मेरी व्यक्तिगत जानकारी में एक आध जगह पर सीसीटीवी मैंने देखी है जिसमें लॉकर के भीतर जो ऑपरेट करते हैं उनकी भी जानकारी रहती है, लेकिन गेट पर अवश्य होती है कि कौन भीतर घुस रहा है और कौन बाहर जा रहा है। इसका पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में होती है। लॉकर से जेवर गायब होने के मामले में कानपुर का व्यापार मंडल बहुत स्ट्रांग है, बल्कि कानपुर के व्यापार मंडल से ही प्रदेश के व्यापार मंडल के पदाधिकारी निकले हैं। बड़े बड़े प्रदेश स्तर के जो व्यापार मंडल के नेता हैं वो सब कानपुर से ही हैं, यानी कानपुर व्यापार मंडल की राजनीति की जननी मानी जाती है। लिहाजा सारे व्यापार मंडल अलग अलग संगठनों के, उन्होंने अब तो सब चीज़ें, जब कोरोना के टाइम में सब चीज़ें मेल पर आ गई हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल का पूरा सिस्टम हर बैंक का अलग अलग मेल पर, अलग अलग इंटरनेट पर उपलब्ध है। जिसको जितनी जानकारी थी उन्होंने सब जगह सूचना भेजी कि साहब इस तरह से 9 लोगों के लॉकर के जेवर गायब हुए हैं। पूरा प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर कानपुर श्री विजय मीना से भी जाकर मिला और 7 अप्रैल को विजय मीना साहब ने बयान दिया पब्लिक को भी और प्रेस को भी कि हाँ एफआईआर हुई है। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल के नेतृत्व में एक टीम बनी है। ये टीम इस समय भी उसी बैंक में है। बैंक से उनके कागज पत्र की जांच की जा रही है, प्रोसीजर्स को देखा जा रहा है और हम जल्दी ही इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। इस संबंध में जो वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है वो मैंने इस पार्ट के लास्ट में लगाया है, आप भी देख सकते हैं। पूछने पर कि कब तक खुलासा होगा, श्री विजय मीना ने यह बताया कि हम बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा करेंगे, अनावरण करेंगे। और साथ में ये भी जोड़ा कि बैंक के कर्मचारियों पर ही हमें शक है, क्योंकि अदरवाइज सिस्टम को तोड़कर वहां तक पहुंचना और चोरी कर लेना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जितनी स्टडी उनकी इन्वेस्टिगेशन की टीम और डीसीपी क्राइम ने की है, कम से कम उससे उनकी समझ यही थी। लिहाजा हम बैंक के लोगों पर ही शक कर रहे हैं और कुछ लोगों से हमने पूछताछ भी शुरू कर दी है। पर 20 दिन निकल गए थे, कुछ नहीं हुआ, परेशान थे लोग। और आप समझ सकते हैं, खासकर महिलाओं का, जिनका सब कुछ, महिलाओं के लिए गहना उनकी किसी दूसरी चीज से भी ज्यादा प्रिय है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, गहनों से महिलाओं का जो लगाव है वो बिल्कुल अल्टीमेट है। तो जिसका गहना गया था वो हर जगह हर तरह से अपनी कोशिश कर रहा था कि उसकी सुनवाई हो, उसका गहना मिले, दोषी जेल जाए। इसी बीच में आईआईटी कानपुर का जो वार्षिक इनका फेस्ट होता है अंतराग्नि, वो 8 तारीख से 11 तारीख तक अनाउंस हुआ, 8 से 10 अनाउंस हुआ। और सारे अखबारों में, सोशल मीडिया में ये जानकारी हुई कि ये 8 से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह यानी होम, जिन्हें सामान्य भाषा में होम सेक्रेटरी भी कहते हैं, श्री अवनीश अवस्थी जी पहले दिन यानी 8 अप्रैल को उसके मुख्य अतिथि होंगे। कारण ये कि श्री अवनीश अवस्थी होम सेक्रेटरी यूपी या एसीएस होम यूपी, वो आईआईटी कानपुर के ही एलुमनी हैं, वहीं के पास आउट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ये सब बातें भी अखबारों में निकली थी। चूंकि वो होम सेक्रेटरी हैं, सर्वा हैं सारे पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के, स्टेट के, और उनकी रेपुटेशन भी ऐसी है कि अगर किसी बात को उन्होंने समझ लिया तो फिर कार्रवाई करने में तनिक देर नहीं होती। देन एंड देयर चीजों को डिसाइड करने की उनकी जो प्रवृत्ति है, इससे सब वाकिफ थे। इसलिए लोगों ने डिसाइड किया कि 8 को जब
वो अंतराग्नि के इनॉग्रेशन के लिए आईआईटी कानपुर आएंगे तो हम लोग मिलकर इस बैंक के लॉकर्स की लूट या चोरी के बारे में उनसे जरूर बताएंगे। समय लिया गया, श्री अवस्थी ने उन्हें समय दिया। पूरे प्रतिनिधिमंडल ने श्री अवस्थी से बात की और वहां पर उनके साथ आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर, वो भी शायद एल्यूमिनी हैं आईआईटी कानपुर के, वो भी साथ में थे। पूरी बात उनको बताई गई, उन्होंने ध्यान से सुनी। सुनने के बाद वहीं, चूंकि होम सेक्रेटरी गए थे तो सारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी आसपास ही रहे होंगे। उन्होंने फौरन सबके सामने ही कहा कि भाई इसमें तो कोई ऐसी बात समझ में आती नहीं है और भीतर के सिवा इसमें कोई इन्वॉल्व हो नहीं सकता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। और उन्होंने वरिष्ठतम अधिकारियों को यह आदेश किया कि 3 दिन के भीतर इस घटना का अनावरण करें, चोरी गया माल बरामद करें, रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। चूंकि होम सेक्रेटरी ने यह बात कही, वो भी होम सेक्रेटरी ऐसे जिनका नाम सुनते ही जो लापरवाह, कामचोर और आप ये समझ लें कि लेट लतीफ जो पुलिस वाले हैं, किसी भी रैंक के हों, वो उनका नाम सुनते ही बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अलर्ट की मुद्रा में आ जाते हैं। और हुआ भी यही। 8 तारीख को तमाम जो प्रोग्राम आईआईटी के थे और भी शहर में इंस्पेक्शंस थे, पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन था, उससे खाली होकर फिर पुलिस ने बिजली की गति से इसमें कार्रवाई शुरू की और 10 अप्रैल को ही घटना का अनावरण हो गया। और 11 तारीख को इसका खुलासा किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रकरण की परतें खुलने लगी। यह बताया गया कि 9 दिसंबर 2021 को आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से 29 ऐसे अनऑपरेटेड अकाउंट्स के, अनऑपरेटेड लॉकर्स के ताले तोड़े जाने थे। गाइडलाइंस के मुताबिक चूंकि ये फंसा के रखा है लोगों ने, किराया भी नहीं दे रहे हैं और सालों साल से उसको कोई ऑपरेट भी किसी ने नहीं किया है, लिहाजा इसे तोड़कर इसका जो भी सामान रखा हो वो सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए, ऐसी गाइडलाइंस है। लेकिन कौन कौन इसके तोड़ने में शामिल रहेगा, कौन कौन किसके किसके सामने ये इसकी जो फर्द है, जो लिस्ट है, इसमें क्या सामान निकला है, कौन बनाएगा, इस सब गाइडलाइंस का उल्लंघन करके वहां के जो ब्रांच मैनेजर थे राम प्रसाद, उन्होंने मनमाने ढंग से एक कमेटी बना दी जिसमें लॉकर कंपनी पैन कॉमर्शियल ने जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रखा था यह काम करने के लिए कि लॉकर वो तोड़ेगा, गाइडलाइंस के हिसाब से ही है ये, तो पैन कॉमर्शियल के मिस्त्री चंद्र प्रकाश, जो वहीं गुजैनी का रहने वाला है, उसका भाई रमेश और उसके 2 साथी करण राज और राकेश के नाम से एक पैनल बना दिया। ये बिल्कुल एक तरफा पैनल था। ये सारे उसी के लोग थे जिसको जो लॉकर की कंपनी थी पैन कमर्शियल, उसने नियुक्त किया था। बैंक के अंदर सभी की एंट्री, सभी लोगों की जो लोग गए वो उसकी परमिशन बैंक के मैनेजर से ली गई। इन 29 लॉकर्स को तोड़ने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2021 को दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की गई। इसी बीच में इन लोगों ने, जो लॉकर के इंचार्ज थे, जिनको पता था कि कौन किसका लॉकर है, किसमें ज़्यादा पैसा होगा, कौन कब आता है, कब ऑपरेट करता है, इसी आड़ में कि 29 लॉकर्स को तोड़ के उसका पैसा जमा किया जाना है, उन्होंने 9 और लोगों के
लॉकर खोल लिए और उनका रखा हुआ सारा सामान गायब कर दिया। इस बात का खुलासा पुलिस को जिस कंपनी का उसमें वो लॉकर लगा था, गोदरेज का, उसका वेंडर चंद्र प्रकाश, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसी ने ये बताई पूरी बात कि साहब जो लॉकर के इंचार्ज हैं शुभम मालवी और बैंक के मैनेजर श्री राम प्रसाद, इन लोगों के द्वारा डेजिग्नेटेड 29 के अलावा और भी लॉकर खोले गए हैं। इस बैंक के 2 कर्मी करण और राकेश भी इसमें शामिल थे और वो चंद्र प्रकाश जो जिसके लिए मैंने आपको बताया पैन कमर्शियल कंपनी का, जब उससे दूसरे लॉकर खुलवाए या तोड़वाए गए तो उसने कहा कि हमें भी इसमें से गोल्ड ही चाहिए वरना मैं शोर करूंगा। लॉकर इंचार्ज शुभम मालवी ने 300 ग्राम सोना उसे दे दिया ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। इस मामले में बैंक मैनेजर राम प्रसाद, गोदरेज कंपनी के वेंडर चंद्र प्रकाश, वो जो कंपनी थी जिसका मैंने आपको नाम बताया पैन कमर्शियल कंपनी, करण और राकेश को हिरासत में लिया गया। शुभम को भी बाद में गिरफ्तार किया गया। इन सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जो क्षेत्रीय प्रबंधक रीजनल मैनेजर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थे, श्री दयानंद पांडे, उन्होंने भी फिर इसकी जांच की। जब बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, बचने का कोई तरीका नहीं समझ में आया, तो खैर ये जांच रीजनल मैनेजर को दी गई। श्री पांडे ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि 5 अप्रैल तक ये शुभम मालवी जो लॉकर इंचार्ज था, 5 अप्रैल तक तो वो आया बैंक में, लेकिन उसके बाद जब हल्ला गुल्ला बहुत हुआ तो वो भाग गया और तभी से उस पर शक बैंक के मैनेजमेंट को होने लगा। रही बात मैनेजर के तैनाती की कि वो कितने साल तैनात रहा, श्री दयाशंकर पांडे ने उसके बारे में ये लिखा है कि वो 33 सालों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा है। उसके फंड और पेंशन की लगभग 50 लाख रुपए उसके बैंक खातों में जाएंगे, लेकिन फिर भी जाते जाते यानी रिटायर होते होते उसके मन में और अमीर बनने की चाहत हो गई। जिस समय की यह घटना है उस समय उसकी मासिक आमदनी यानी उसकी सैलरी 1,25,000 प्रति माह थी, जबकि शुभम मालवी की सैलरी 1,10,000 थी। और यह भी बताया गया कि शुभम मालवी पिछले 10 सालों से ही बैंक में कार्यरत है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ये दोनों ही सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और ये दोनों ही अपने आप को बहुत अमीर दिखाने के चक्कर में बराबर तरह तरह की पोस्ट फेसबुक पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर करते रहते हैं, गाड़ियों के साथ, आलीशान मकानों के साथ, अच्छे फ्लैट के कमरों के साथ। इसीलिए इनकी जो बैकग्राउंड रिपोर्ट थी वो भी बैंक ने अपने स्तर से कराई थी। जब चंद्रप्रकाश यानी जो वेंडर था लॉकर का, जिसको काम दिया गया था कि 29 लॉकर तोड़ेंगे, जब उससे अच्छी तरह पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो 300 ग्राम सोना उसे मिला था उसको बेचकर उसने फिक्स डिपॉजिट करा दिया। इस सोने को उसने अपने कस्बे जहां वो रहता है गुजैनी, अपने मोहल्ले के 3 सराफों के यहां 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बेच दिया। गहने 10 लाख से अधिक रुपए में बिके। इनसे मिली जो रकम थी उनमें से 5 लाख को उसने गुजैनी की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में फिक्स डिपॉजिट करा दिया। सब रिकॉर्ड्स पर है, कब जमा कराया, कब फिक्स डिपॉजिट कराया, कब कहाँ से पैसा ले आया, ये सब चीज़ें
हो गई। 29 दिसंबर के बाद जब जनवरी और फरवरी तक किसी को पता नहीं लगा, तो राम प्रसाद और शुभम मालवी ने फिर ढूंढना शुरू किया कि अगर एक दो भी अनऑपरेटेड लॉकर्स मिल जाएं तो अब की बार उसके खोलने के बहाने, उसको तोड़ने के बहाने कम से कम 20 लॉकर का सामान उड़ाया जा सकता है। किसी को न शंका हुई, न किसी ने पूछताछ की, न ही किसी ने कोई शिकायत की। यह प्लान इन लोगों ने तैयार किया था। फाइनली 11 मार्च को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर ने इस पूरे प्रकरण का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया। पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड बैंक मैनेजर रामप्रसाद, लॉकर इंचार्ज शुभम मालवी की संलिप्तता पाई गई। उन्हें निलंबित किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। निकाला गया सारा सोना जिन जिन सर्राफा व्यवसायियों के यहां बेचा गया था, एक एक करके पुलिस ने उनको हिरासत में लेना शुरू किया और उनसे बेचे गए सोने की रिकवरी, हालांकि ओरिजिनल फॉर्म में वो कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि चोरी का सोना खरीदने वाले, चोरी के जेवर खरीदने वाले जितने भी सर्राफ हैं, वो गहना खरीदा, पैसा दिया, उसके अगले 5 मिनट में उसे गला देते हैं ताकि कोई उसे रिकवर करके पहचान ना सके। जो आरोपियों के बयान से आया वो यह आया कि लंबे समय से अनऑपरेटेड लॉकर्स को खोलकर उसमें रखी सामग्री आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से सरकारी खजाने में जमा की जानी चाहिए थी और 9 दिसंबर को जिन 29 अनऑपरेटेड, लंबे समय से अनऑपरेटेड लॉकर्स को तोड़ा जाना था, उसका भी तमाम सामान इन लोगों ने, तमाम गहने इन लोगों ने गायब कर दिए। पुलिस ने सर्राफा व्यवसायियों को से कुछ माल तो जिसके यहां, जिन्होंने बता दिया है, जिनके यहां आसपास सीसीटीवी फुटेज में बयानों में आए लोग जहां जहां बेचने गए थे, उनसे उसके रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं कि इसकी 100% बरामदगी सुनिश्चित की जाए ताकि जिन लोगों के गहने गए हैं उन्हें थोड़ा संतोष हो। आज की घटना चोरी डकैती से महफूज रखने के लिए अब घर के जेवर, कीमती सामान, कागजात ये लॉकर में रखने का चलन शुरू हो गया। मैंने जब उस दौर की घटनाएं आपको बताई थी 95 से लेके 2000 के बीच की, जब इसी लखनऊ शहर में जो डे लाइट रॉबरीज होती थी, पूरा का पूरा घर लुट जाता था, बगल वाले को खबर नहीं होती थी, मोबाइल होते नहीं थे, सीसीटीवी होते नहीं थे। उसी के बाद से सामान, कैश, गहने, जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, ये सब लॉकर्स में रखने का चलन शुरू हुआ। पहले ये लॉकर्स की संख्या बहुत सीमित हुआ करती थी, लेकिन अब बड़े शहरों में छोटी छोटी ब्रांचेज में भी लॉकर्स की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। और अगर लॉकर से भी चीजें चोरी हो जाएं तो पब्लिक का विश्वास सिस्टम से उठने लगता है कि साहब अब कहां जाएं। चोरों डकैतों से बचाव के लिए तो हमने ये लॉकर में जमा किया, अब लॉकर से भी चोरी होने लगे, लॉकर से भी गायब होने लगे। जबकि ये भी एक तथ्य है, ये फैक्ट है कि बैंक के अधिकारी कर्मचारी सबसे हाई सैलरी पेड कर्मचारी होते हैं। बैंक के अधिकारी कर्मचारियों का मैंने आपको बताया कि मैनेजर की 1,25,000 और लॉकर इंचार्ज की 1,10,000 पर मंथ उनकी सैलरी है। सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी बैंक के हैं, लेकिन फिर भी उनकी इस लालच और ज्यादा पैसा कमाने की लालच, जल्दी से अमीर बन जाने की लालच, उसने ये इस घटना को अंजाम दिया जिसका मैंने आज जिक्र किया। ये दरअसल लालच की पराकाष्ठा है,
जिसकी वजह से लोगों का बैंकिंग के सिस्टम और सिस्टम पर से विश्वास कम होने लगा। मेरी राय में अनऑपरेटेड लॉकर्स को लेकर जो भी गाइडलाइंस हैं, 5 साल से ऑपरेट नहीं हुआ है या 10 साल से, मुझे एग्जैक्ट इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी गाइडलाइंस हैं, जब कोई भी बैंक की ब्रांच या कोई भी लॉकर रखने वाली कोई बैंक जब भी ये कार्रवाई करे तो उसका प्रचार प्रसार जरूर करे कि साहब बैंक की फलां शाखा में फलां तारीख को पिछले 5 साल या 10 साल से जो लॉकर्स ऑपरेट नहीं किए गए हैं उनको तोड़कर निकले हुए सामान को सरकारी खजाने में जमा करने का कार्यक्रम है। अगर आपको इस संबंध में कुछ कहना है तो कृपा कर फलां बैंक शाखा को अवगत कराएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकरण में इस तरह की कोई सूचना किसी को नहीं दी गई थी। अगर दी भी गई होगी तो उनके कंप्यूटर में बंद होगी, दिखा दिया होगा कि मैंने सूचित किया। लेकिन जो लोग जिनका बयान पुलिस ने दर्ज किया है, इस तरह की कोई सूचना न तो सोशल मीडिया पर थी न किसी अखबार में थी कि हम 29 दिसंबर की तारीख को हम 29 लॉकर्स को तोड़ेंगे जो बहुत लंबे समय से ऑपरेट नहीं किए गए हैं। देखिए, उसके पीछे भी लॉजिक है। एक आदमी जो न किराया दे रहा है और 20 साल से लॉकर को फंसा के रखा है, और नए आदमी भटक भटक के परेशान होते हैं कि साहब हमें लॉकर दे दीजिए। बैंक मना कर देते हैं कि हमारे पास कोई भी लॉकर खाली नहीं है। शायद इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी होगी। तो जो भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उसके खोलने, और दूसरा, जब आप आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसे लॉकर्स को तोड़ रहे हैं जो लंबे समय से अनऑपरेटेड हैं, तो इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। जैसा बताया गया, इस प्रकरण में यह वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हुई होती तो जो ऐसे लोगों का लॉकर तोड़ा गया जो ऑपरेट कर रहे हैं, मुस्तकिल ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका लॉकर तोड़ के गहने गायब किए गए। दूसरा जो मेरी समझ में आता है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी आप लोग हैं कि इसमें क्या लीगल दांव पेंच हो सकता है, ये आप बता सकते हैं, कि लॉकर ऑपरेटर की निजता का ख्याल करके आप उसे अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देते। लॉकर ऑपरेट करने से पहले आप मोबाइल रखवा लेते हैं, तो कम से कम उसका अपना मोबाइल अपने लॉकर या अपने सामान के संबंध में इस्तेमाल करने दीजिए। अपना लॉकर खोले, अपना जो सामान रखे उसको वो या तो वीडियो रिकॉर्ड कर ले या उसकी फोटोग्राफ कर ले, जो भी उसको सूट करता है, और ले जाए। ये उसके इस्तेमाल के लिए। अगर ये परमिट नहीं करते हैं तो आप अपना कोई कैमरा रखिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और उसे दे दीजिए, ताकि कभी इस तरह की कोई समस्या हो तो वो उसको साक्ष्य के तौर पर, प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जिन लोगों ने जो भी लिस्ट सबमिट की है, बैंक उसको मानने को तैयार नहीं है कि हम कैसे मान लें कि आपने 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख के जेवर रखे थे। तो कृपा करके, अगर ये कानूनन सही है या अगर आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये सही है, तो कम से कम वो अपने सामान की, दूसरे की नहीं, अपने सामान की वीडियोग्राफी कर सके। और अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों के भीतर फिर से सिस्टम और बैंकिंग पर विश्वास और बढ़ेगा। किस्सा गोई परिवार के लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आपने लापरवाहीवश बहुत लंबे समय से अपना लॉकर ऑपरेट नहीं किया है, कुछ तो इसमें तकनीकी पेंच भी होते हैं, जैसे जिसके नाम से वो ऑपरेट किया जाना था अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी भी प्रोसेस है। बैंक बताता है कि आप किस किस तरह के सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाइए, दाखिल करिए, और उसको ऑपरेट करने का चाबी अगर आपके पास है तो उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। लोग सोचते हैं
कि बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर कर लेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे समय निकल जाता है और फिर वो उस श्रेणी में आ जाता है कि लंबे समय से ये अनऑपरेटेड लॉकर है। लिहाजा जो भी, चाहे भूलवश, चाहे लापरवाहीवश, चाहे कि फिर देख लेंगे इसकी वजह से अपने लॉकर्स आपने अगर लंबे समय से ऑपरेट नहीं किए हैं, तो कृपा करके एक बार जल्दी ही अपने बैंक लॉकर को विजिट कर लें। कोई काम नहीं है, ना आपको कुछ जमा करना है उसमें यानी रखना है, ना आपको कुछ निकालना है। एक बार खोल के धूल मिट्टी ही साफ कर लीजिए। कितनी भी सिक्योरिटी में रखा गया हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर रखा होगा तो जरूर डस्ट पार्टिकल्स उसमें आएंगे। ये मेरा परिवार के लोगों से अनुरोध है, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की, या हो सकता है जिसके नाम से ये जिसको ऑपरेट करना था, जिसके नाम से ये अकाउंट रहा होगा, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो हो सकता है इसका किराया भी आप जमा न कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपकी जानकारी में है तो ये काम जल्दी से जल्दी कर लीजिए, वरना अनऑपरेटेड लॉकर की श्रेणी में लाने के बाद अगर इसका सामान निकाल कर सरकारी खजाने में चला गया, तो जो निकालने का प्रोसेस है, सरकार को देने के प्रोसेस तो बहुत आसान है, लेकिन सरकार से कुछ लेने का जो प्रोसेस है, मैं दावे से कहता हूं जूते और चप्पलें घिस जाएंगी। तो इस चक्कर में ना पड़ें, अभी ही चले जाएं। अगर आप पिछले कई सालों से नहीं गए हैं तो चले जाएं, एक बार उसको ऑपरेट कर लें, रिकॉर्ड्स में ये आ जाए कि हाँ साहब, आप फलां तारीख को इतने बजे अपने लॉकर को ऑपरेट करने के लिए आए थे। वरना अगर ये अनऑपरेटेड लॉकर में चला गया तो कोई कमी नहीं है राम प्रसाद जैसे ब्रांच मैनेजर्स और शुभम मालवी जैसे ऑपरेटर्स की, लॉकर इंचार्ज की, जो इसी की आड़ में दूसरे के लॉकर को साफ कर देंगे। आज की इस घटना की वीडियो के बाद में कानपुर की इस घटना के जितनी वीडियो मुझे इंटरनेट पर मिली, मैंने सब डाल दी हैं। आप भी देखें कितना परेशान होता है आदमी। हम कहते हैं उसका 20,000 का ही गहना था, लेकिन अगर वो मंगलसूत्र उसने किसी का दिया हुआ या शादी का उसमें लॉकर में रख लिया और नया मंगलसूत्र पहन लिया, तो उसका जो अटैचमेंट होगा, उसका जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो, उसके जाने का जो अफसोस है आप उनके चेहरों पर पढ़ें। और पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया, कैसे पहुंचे और कैसे उन्होंने इन्वेस्टर्स का, लॉकर ऑपरेटर्स के कॉन्फिडेंस को कैसे रीस्टोर किया, ये भी आप जरूर देखें। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें अभी तक 3 FIR पंजीकृत हो चुकी हैं और इसमें हम लोगों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई है DCP क्राइम के अंडर में, 1 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर्स को, जो लगातार मौके पर है, उनसे बातचीत कर रही है। और जो अब तक की जो विवेचना हुई है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं बैंक के ही कर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं और उसी लाइन पर चल के इसको घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकरों से करोड़ों रुपए का जेवरात निकलने के मामले में जहां एक और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। इस बात को भी 2 ही दिन हुए थे कि बीते 24 घंटे में फिर से 2 लॉकरों से 50 लाख से ज्यादा के जेवर गायब हो गए। दरअसल जब महिला ने अपनी लॉकर को चेक किया तो उसके अंदर से 22 लाख की ज्वेलरी गायब मिली, जिसके बाद महिला ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फोन में कॉल आया कि आप अपना लॉकर ऑपरेट कर लीजिए। मैं मॉर्निंग में 10:30 बजे गई तो मेरे साथ जो बंदा नीचे गया उसने लॉकर खोला, पर उससे नहीं खुला। 20-25 मिनट वो खोलता रहा, नहीं खुला, अंदर बाहर गया। फिर मुझे भी बोला कि आप खोल लो, मेरे से भी नहीं खुला। फिर वो तीसरी बार आया, बाहर से कोई चाबी चेंज की क्या पता नहीं, फिर वो लॉकर खुला। हमारी चाबी बैंक के ही कर्मचारी लेके दोनों ताजवी मिला के खोल दिया था। हमारी वाइफ को खोलने नहीं दिया गया था। लॉकर वैसे ये होता है कि आप अपनी चाबी लगावें, हम और बैंक वाला अपनी चाबी, लेकिन बैंक के ही आदमी ने कहा लाइए चाबी दे दें, और चाबी देने के बाद उसने अपने हम हाथ से दोनों वो लॉकर खोल दिया। उसके बाद हमारी वाइफ ने देखा तो वहाँ से सामान गायब था। वो दौड़ के घर आई वापस। कितने लागत क्या थी? लगभग 20 लाख के आसपास था। तो क्या लगता है किसने गायब कर दिया? क्या बैंक के कर्मचारियों की मिली भगत लगती, इसमें बैंक कर्मचारी ही कोई कर सकता है।
बैंक की सुरक्षा पुख्ता है। कोई बाहर से बैंक के अंदर चोरी छिपे आकर लॉकर से ज्वेलरी गायब करने की हिमाकत नहीं कर सकता। ऐसे में आखिर गोल्ड गेम का मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता अब पुलिस लगाने में जुट गई है। पिछले 1 महीने के अंदर एक एक कर कई लॉकर खोले गए। 9 लॉकर में रखे जेवर गायब, करीब 3 करोड़ का खजाना हुआ खाली। ग्राहक लगातार हंगामा कर रहे थे, पुलिस भी मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी, तो वहीं बैंक वाले खुद हैरान थे। और फिर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो खुलने लगा खजाना खाली करने वाले का राज। देखिए, जो फील खाना थाना क्षेत्र में जो बैंक लॉकर संबंधी जो प्रकरण था उसमें यही अपडेट है कि जो इसमें एक अभियुक्त है, जो बैंक का सेकंड इन कमांड, जो वहाँ पे लॉकर मैनेजर भी था शुभम मालवीय, उसको हम लोग लगातार दबिश दे रहे थे जहाँ जहाँ उसके जो घर या जहाँ पे भी उसके रिलेटिव जहाँ पे भी रहते थे, और उसी के प्रेशर में आज उसने थाने पे आके सरेंडर भी किया है और हम लोग उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और आगे की पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो अभियुक्त हैं वो लोग जेल गए हैं। सभी अभियुक्तों को PCR पे लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जाएगा और अभी उससे हम लोग रिकवरी के प्रयास कर रहे हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं यही है खजाना खाली करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड। शुभम मालवीय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुभम ने थाने पे पहुंचकर किया सरेंडर। बैंक में लॉकर इंचार्ज है शुभम मालवीय। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन अचानक से शुभम गायब हो गया था। इसके बाद पुलिस का शक गहराता जा रहा था, लेकिन इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर राम प्रसाद को जेल भेज दिया। इसके साथ ही करण राज, राकेश और रमेश को भी जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से पुलिस को 250 ग्राम जेवरात बरामद हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब शुभम मालवीय से पूछताछ कर रही है, तो वहीं आने वाले दिनों में बैंक मैनेजर और जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके साथ शुभम मालवीय को बिठाकर पूछताछ करेगी, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हों। साथ ही 3 करोड़ के जेवरात इनकी अंटी से निकालवाने का काम करेगी।